प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 पर, जिसमें हमारा टॉपिक है इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। इसमें हम देखेंगे कि कोई नंबर क्यों इरेशनल है और कैसे हम उसको इरेशनल प्रूव करेंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। हमने इस टॉपिक के अपने पहले वीडियो में बात की थी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। हमने ये भी देखा था कि रियल नंबर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल एंड इररेशनल। रैशनल नंबर्स की वहाँ पे हमने डिटेल पे चर्चा कर ली थी। हमने देखा था कि इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, होल नंबर, नेगेटिव, नेचुरल, जीरो, ये सब नंबर क्या है, रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। हमने ये भी बात की थी कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो और p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। इसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं जिनको वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। उस वीडियो में हमने कई सारे एग्जांपल्स भी देखे थे। हमने बात की थी कि नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और ये जितने भी नंबर हमें ये इस राउंड में हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब क्या है कि इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और जीरो है जो वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो ये सारा डिस्कशन हमने इस टॉपिक की अपनी पहली वीडियो में कर लिया था। अब हम देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट जिससे हमें पता लगेगा कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इररेशनल है। इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना होगा कि हमें कोई भी नंबर हमें अगर दिया हुआ है तो उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना होगा। अगर उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग रहता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रहता है लेकिन रिपीटिंग रहता है साथ में, तो इन दोनों ही केसेस में क्या है कि हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो रैशनल होगा, वो रैशनल नंबर हो जाएगा। और अगर डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग रहता है, उस केस में हमारा जो नंबर है वो इररेशनल हो जाएगा। अब इन दोनों बातों को एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक नंबर है सपोज 18/4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4। अब हमारे पास 2 रिमाइंडर बचा तो पॉइंट, और आगे क्या आएगा 20, तो 4.5। एक एग्जांपल हम लेते हैं 1.3। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.333333 एंड सो ऑन। एक और एग्जांपल ले यहाँ पे 22/7। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3.1428571 एंड सो ऑन। तो इन तीनों एग्जांपल्स में देखते हैं अब क्या कहानी है। ये जो नंबर है 4.5, पॉइंट के बाद क्या है कि यहाँ पे ये नंबर पूरा डिविजिबल हो गया, यानी कि इसका जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो गया। ये हमारा है पहला केस, ये वाला। दूसरा केस हमारा क्या है कि पॉइंट के बाद एक्सपेंशन टर्मिनेट तो हुआ ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं पे भी डिविजिबिलिटी ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन क्या है कि जो नंबर है वो रिपीटिंग है। ये हमारा हो गया दूसरे वाला केस। अगर ये नंबर ऐसे भी हो, लेट्स से पॉइंट के बाद कोई नंबर ऐसे 4.346346, इसमें भी क्या है कि 346 रेपिटेशन हो रही है, तो इस केस में भी ये जो नंबर है ये हमारा इसी कैटेगरी में आ जाएगा। अब तीसरा केस हमारे पास कौन सा है कि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल है और डेसिमल के बाद हमारे पास नंबर आ रहा है 1428571, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी हमें क्या है कि रेपिटेशन दिखाई नहीं पड़ रही है पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद। तो ये जो हमारा नंबर है वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। समझ आ रही है बात? मतलब ये जो हमारा नंबर हुआ 18/4, ये क्या हुआ, रैशनल हुआ। 1/3 क्या हुआ, ये भी रैशनल हुआ। लेकिन 22/7 जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं, ये नंबर हमारा क्या हुआ, इररेशनल हुआ। इसलिए हमने आपको बताया था अपनी पहली वीडियो में कि जो पाई है वो क्या है कि इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। एक बार फिर हम इस चीज़ को देख लेते हैं।
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा जिसका, उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। वो नंबर क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। और जिसका एक्सपेंशन जो होगा, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग होगा, वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। जैसे हमने आपको पाई का डेसिमल एक्सपेंशन बताया 3.14285,714 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम √2 का डेसिमल एक्सपेंशन लें तो क्या आएगा? 1.414213 एंड सो ऑन। इस पॉइंट के बाद क्या है कि एक तो क्या है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, कहीं पे भी क्या है कि फुल्ली डिविजिबल नहीं होगा। प्लस क्या है कि ये नंबर जो है यहाँ इन नंबरों के पैटर्न में हमें कहीं भी क्या है कि रेपिटेशन देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए क्या है कि इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। अगर डेसिमल के बाद आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के अलावा कोई भी पैटर्न मिलता है तो वो नंबर क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। बात क्लियर है ये? नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 क्या कहती है कि P हमारे पास कोई प्राइम नंबर है। देखना क्या है कि P एक प्राइम नंबर है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि P क्या है? प्राइम नंबर है। और क्या कहता है कि अगर P A² को डिवाइड करता है, ठीक है, क्या बात है कि मतलब ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ये हमें क्वेश्चन में कहा है। अगर ये है, दिस ऑल्सो इंप्लाइज कि A इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय P। ये बात समझ में आ गई? तो यही बात हमें थ्योरम में बताई गई है, जहां पे P क्या है कि एक प्राइम नंबर है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज A को हम मान लेते हैं 15। A को हमने 15 माना तो 15 इंटू 15। अब क्या है कि P हम कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमने 2 ले लिया। 225/2, तो ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। अगला एग्जांपल लेते हैं 15 इंटू 15। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर लेते हैं 3, तो 225/3। अब क्या 3 225 को डिवाइड करता है? अगर हम इसका डिवीजन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 7 इंटू 3 21, 1 रिमाइंडर बचा और 15 5, तो 75। 75 इंटू 3 कितना होता है? 225 होता है। अब यही ये थ्योरम कहती है कि अगर 15 इंटू 15 इज डिविजिबल बाय 3, इसका क्या मतलब है कि 15 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो थ्योरम क्लियर है यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास इस वीडियो में एनसीईआरटी का कि हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि √2, √3 या √5 हमें क्या है कि इनको इर्रेशनल प्रूव करना है। हमें तो ये बात तो हमें पता ही है कि ये इर्रेशनल है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल क्यों है। तो इनमें से हम कोई भी एक ले लेते हैं और उसको प्रूव कर देते हैं, और बाकी के दो क्या है कि सिमिलर वे में आप उनको प्रूव कर सकते हो। लेट्स से हम यहाँ पे ले लेते हैं √5 कि √5 इर्रेशनल है। इसको हमें क्या करना है? प्रूव करना है। देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। अब डायरेक्टली तो कोई तरीका है नहीं हमारे पास। एक तो तरीका ये है कि आप √5 का क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लीजिए, और डेसिमल के बाद जो नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग होंगे प्लस नॉन रिपीटिंग होंगे। उस बेस पे आप कह सकते हो कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन हमें क्या है कि प्रूव करना है, तो हमें वही मेथड फॉलो करना है जो हमारी बुक में दिया गया है। तो हम क्या करते हैं? हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करते हैं इसमें, और हम मान लेते हैं कि जो √5 है वो क्या है कि रैशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं लेट अस एज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि √5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। अब क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √5 इक्वल्स टू P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। यही तो हमने बात की थी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं।
प्लस हम मान लेते हैं कि जो p बाई क्यू है वो क्या है, को प्राइम है आपस में। को प्राइम का क्या मतलब है कि वो नंबर्स जो आपस में कट नहीं सकते। जैसे क्या है कि 6/10 क्या है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको 2 से काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/5। तो 6 और 10 में क्या है कि एक कॉमन फैक्टर है 2, जबकि 3 और 5 में क्या है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब है 3 और 5 क्या है, आपस में को प्राइम है। तो हम क्या मान रहे हैं कि p और q क्या है कि आपस में को प्राइम है, और √5 इक्वल्स टू p बाई क्यू, क्योंकि हमने मान लिया कि √5 क्या है कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं कि p इक्वल्स टू √5q, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास ये जो नंबर है √5, ये क्या है कि हमारे पास रूट में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो हमें क्या मिलेगा, p² इक्वल्स टू 5q²। ये हमें यहाँ पे स्क्वायर करके मिल गया। अब देखो, इसी चीज को अगर हम देखें, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, p² डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू q²। अब याद करो वो थ्योरम जो हमने अभी अभी पढ़ा था इस वीडियो में। थ्योरम में हमने क्या कहा था, थ्योरम था हमारा कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और a² इज डिविजिबल बाई p, इसका क्या मतलब है कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई p। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि अगर p² 5 से डिविजिबल है, क्योंकि q तो क्या है कि एक इंटीजर है और इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा, इसका मतलब p² 5 से क्या है, पूरा पूरा डिविजिबल है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, p भी क्या है, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम इस बात को थोड़ा सा लिख लेते हैं लैंग्वेज में। दिस इंप्लाइज देयरफॉर p² इज डिविजिबल बाय 5। और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि q² क्या होगा, इंटीजर होगा। और यहां पे हम लिख सकते हैं कि बाय थ्योरम हमें क्या पता लगता है कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर है यहां तक। अब देखना, अगर p हमारे पास कोई इंटीजर है और वो 5 से पूरा पूरा डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे हमारे पास एक और नंबर कोई आएगा। लेट्स से हम यहाँ पे c लिख लेते हैं, है ना। ये बात समझ आई कि हमारे पास यहाँ पे एक इंटीजर आएगा जब इसको हम डिवाइड करेंगे। लेट्स से अगर मान लो p होता कोई नंबर, लेट्स से 25 होता, तो 25/5 क्या आता, 5 आता। या फिर मान लो p क्या होता हमारे पास, लेट्स से 10 होता, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 हमें क्या मिलता, यहाँ पे कोई इंटीजर मिलता, 2 आता इस केस में। तो इसकी जगह हमने क्या मान लिया कि p कोई नंबर है, अगर उसको 5 से डिवाइड करेंगे और वो पूरा डिविजिबल है तो हमें कोई c इंटीजर मिलेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p की p किसके बराबर होगा, 5c के। यही तो मतलब हो गया कि p किसके बराबर होगा, 5c के बराबर हो जाएगा। वेयर c क्या है कि इंटीजर है, c क्या है, कोई इंटीजर है। क्लियर है ये बात। अब हमारे पास इक्वेशन 1 तो ये थी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1, और हमारे पास यहाँ पे ये आ गई इक्वेशन 2। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। इक्वेशन 2 को क्या किया हमने, स्क्वायर किया। हमारे पास क्या है, p इक्वल्स टू 5c। अगर हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, p² इक्वल्स टू 5c², सॉरी 25c²।
अब देखो इक्वेशन 1 में हमने पी स्क्वायर की वैल्यू लिखे है 5q²। इक्वेशन 1 में पी स्क्वायर की वैल्यू लिखी है 5q²। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, हमारे पास क्या आएगा, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 5q² इक्वल्स टू 25c²। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं कि q² इक्वल्स टू 5c², है ना, 5 से कट गया ना, 5 से 25 हमने काट दिया यहाँ पे। देखो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। अब देखो इक्वेशन 3 में हम क्या देखते हैं कि सेम वही कंडीशन है हमारे पास कि इसका क्या मतलब है कि q² डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू c²। अब c कोई इंटीजर है तो c² भी इंटीजर होगा। तो हमारे पास क्या है कि फिर से वही थ्योरम हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि अगर q² 5 से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि q भी 5 से डिविजिबल होगा बाय थ्योरम। ठीक है, तो हम क्या है कि इसको लैंग्वेज में यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है, देयरफॉर q² इज डिविजिबल बाय 5। दिस implies by theorem q is also divisible by 5। अब देखो यहाँ पे जो हमें चीज प्रूव करनी है, हमने यहाँ लिखा कि q क्या है कि 5 से डिविजिबल है, यहाँ पे प्रूव कर दिया। और हमने पीछे भी प्रूव किया था कि जो p है वो भी क्या है कि 5 से डिविजिबल है, मतलब p भी 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि p और q दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 5। जैसे हमने बात की थी ना कि 6/10 हमने लिया था और हमने कहा था 6/10 में एक कॉमन फैक्टर है 2, कॉमन फैक्टर था 2। तो इनको हम काटते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 3/5 आ जाता है। ठीक है, वैसे ही क्या है कि इट मीन्स P and Q have a common factor as 5। लेकिन हमने क्या कहा था कि P and Q क्या है, P, Q क्या है, हमने बात की थी P and Q क्या थे, को प्राइम्स थे। और को प्राइम में तो क्या है कि कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि P और Q क्या है कि को प्राइम है और कॉमन फैक्टर है ही नहीं दोनों में कोई, उनका HCF 1 है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या है कि मिल रहा है कि कॉमन फैक्टर 5 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया हमारे पास। और इसी कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे हम क्या कहते हैं कि हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है कि गलत हो गया। यहाँ पे गलत क्या हो गया कि √5 को हमने रैशनल मान लिया। ठीक है ना, अगर √5 रैशनल होता तो ये हमें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एजम्पशन है वो इनकरेक्ट है और √5 बेसिकली क्या होगा, इसका मतलब वो इरेशनल होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि P and Q को प्राइम है, thus cannot have a common factor other than 1। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं other than 1। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि this contradiction is caused due to our incorrect assumption। और इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं कि √5 जो है वो है इरेशनल है। हमारे पास स्पेस नहीं है, हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे कि hence √5 is irrational।
ठीक है, ये बात क्लियर है। सिमिलरली क्या है कि आप √2 और √3 के लिए भी ये बात प्रूव इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। हमने क्या किया, बेसिकली हमने √5 को रैशनल माना और इक्वल्स टू p/q लिख दिया, जहाँ पे p/q थे, जहाँ पे p/q क्या थे, इंटीजर थे प्लस को प्राइम थे। और फिर हमने क्या प्रूव कर दिया बाद में कि p और q में एक कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में हमारा 5 था। लेकिन क्योंकि हमारे पास नंबर को प्राइम थे तो कॉमन फैक्टर तो होना ही नहीं चाहिए। तो मतलब क्या है कि एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि मतलब हम जो चीज लेके चले थे वो चीज ही गलत हो गई, और लेके क्या चले थे कि जो √5 है वो रैशनल है। तो इस बेस पे हमने कह दिया कि जो √5 है वो क्या है, हमारे पास इररेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब हम बढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज की तरफ। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का हमारा पहला एग्जांपल है कि हमें प्रूव करना है कि जो √5 है वो इररेशनल है। तो ये बात तो हम देख ही चुके हैं, हमने अभी सोल्व किया कि √5 क्या है, इररेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इररेशनल। अब हम इसको देख लेते हैं। ये भी क्या है कि उसी तरीके से हमें करना है। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही हमारा तरीका कि हम मान लेंगे कि 3 + 2√5 क्या है, रैशनल है। लैंग्वेज आप लोग बाकी लिख लेना खुद, यहाँ पे हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं इसको। ये रैशनल है। अब हमने ये मान लिया तो हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है कि 3 + 2√5 = p/q, जहाँ पे क्या है कि p/q क्या है, इंटीजर है प्लस को प्राइम्स है। अब क्या कहानी है आगे देखो, तो हम थोड़ा सा रीअरेंज करें अगर हम √5 को सिर्फ छोड़ दें अकेला, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p/q -3 होल डिवाइडेड बाय 2 = √5, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्लियर है। 3 को हम उधर ले गए तो माइनस हो गया, और बाद में क्या है कि पूरे को हमने 2 से डिविजिबल कर दिया जब 2 को उधर लेके गए। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 p/q -3 = √5। अब देखना यहाँ पे क्या कहानी है कि p क्या है, इंटीजर है, q क्या है, इंटीजर है, p/q क्या है, रैशनल नंबर है, 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर क्या आता है हमारे पास, रैशनल। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी हमारे पास क्या आ गई, रैशनल आ गई। अब रैशनल नंबर को हम दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास क्या आता है, रैशनल। तो 1/2 भी क्या है, रैशनल है। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, रैशनल। इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, जबकि राइट हैंड साइड में हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, √5, इररेशनल है। LHS जो है हमारे पास वो क्या है कि RHS के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारा एजम्पशन गलत था। एजम्पशन गलत था तो हम क्या कंक्लूड करते हैं कि 3 + 2√5 जो है वो क्या है, इररेशनल है। तो अगर कोई प्लस माइनस में आए, ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है कि इस तरीके से सोल्व होगा। अगर सिर्फ √2, √5, √3 दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रोसीजर हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था, ठीक है। और अगर क्या है कि कोई क्वांटिटी √2, √3, √5 ऐसा कुछ हो और प्लस माइनस में कुछ 7 क्वांटिटी दी हुई हो, तो इस मेथड से हम क्या है कि उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इररेशनल। 1/√2 को कैसे प्रूव करेंगे, सेम वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेंगे। हम मानेंगे कि 1/√2 क्या है, रैशनल नंबर है, और तो 1/√2 को रैशनल मानेंगे तो हम लिख सकते हैं 1/√2 = p/q, जहाँ पे क्या है, p और q क्या है, इंटीजर्स है प्लस को प्राइम्स है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि q/p = √2, ऐसे लिख सकते हैं जब इसको रीअरेंज करेंगे तो। अब देखो वही कहानी यहाँ पे कि q और p क्या है, इंटीजर्स है तो ये क्या है कि रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी हमारे पास क्या है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी रैशनल है, और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो इररेशनल है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो √2 है वो
इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत हो गया। इसी तरीके से क्या है कि हम 7√5 को क्या है कि इर्रेशनल प्रूव कर सकते हैं, 6 + √2 को इर्रेशनल प्रूव कर सकते हैं। वैसे क्या है कि हमें वैसे भी पता लग रहा है, जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इर्रेशनल की, तो 6 + √2, 6 क्या है, रैशनल है, ये इर्रेशनल है, तो प्रॉपर्टीज से भी हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये इर्रेशनल होगा। लेकिन हमारी बुक में जैसे दिया गया है हमें क्या है कि उसी मेथड को फॉलो करना है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। और एक बात और आपको बता दें, अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में हमें सिर्फ √2, √3 और √5 की इर्रेशनैलिटी प्रूव करने की बात की गई है, ठीक है। बाकी चीज़ें हमने एक्स्ट्रा में पढ़ी, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ इन 3 नंबर्स की क्या है कि इर्रेशनैलिटी प्रूव करने की बात की गई है। तो आप क्या है कि जो हमने √5 वाला एग्जाम्पल किया था उसको अच्छे से समझ लें और उसको तैयार कर लें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि क्या है कि इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है, किसी की भी इर्रेशनैलिटी प्रूव करने को पूछी जाती है, तो आप वो पूरा प्रोसीजर यूज़ करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।